Welcome to the basic problems of permutations. Some of the basic, very easy word problems we are going to now study. Using some examples. Just listen to me carefully. याद कीजिए बचपन के कुछ बर्थडे पार्टीज़ को. ओके क्या किया जाता था? मोस्टली एवरेज में वी यूज टू हैव 20 स्टूडेंट्स. सो दीज 20 स्टूडेंट्स 20 फ्रेंड्स बोल देते हैं हम लोग. 20 फ्रेंड्स को बुलाया जाता था. एंड इमेजिन करो यू हैव 10 चेयर्स एट योर होम. यू हैव 10 चेयर्स एट योर होम. ड्रॉ कर लेती हूँ मैं 10 चेयर्स. एंड 20 फ्रेंड्स आर देयर. सो कुछ लोग ऊपर बैठेंगे ऑब्वियसली, कुछ लोग नीचे बैठेंगे. ऐसा कुछ सिनारियो होता था. तो हमारे परम्यूटेशन वाले केस में आप काम कैसे करेंगे अपना? हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ फ्रेंड्स आर देयर? 20. उसमें से अरेंज कितने हो सकते हैं? बस 10 फ्रेंड्स टू बी अरेंज्ड. ऐसा क्यों? अरेंज किधर करने हैं? चेयर्स पे अरेंज्ड. टू बी अरेंज्ड ऑन चेयर्स. तो हमारे NPR वाले फॉर्मूले में NPR में क्या होता है? N होता है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड R होता है नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी सिलेक्टेड एट अ टाइम. सो इस सिनारियो में इसे बिठाएंगे कैसे? सो देर आर 20 स्टूडेंट्स इन ऑल एंड 10 स्टूडेंट्स टू बी अरेंज्ड. अभी फ़िलहाल के लिए तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे? NPR को याद कीजिए बच्चा कंपनी. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल दैट इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल अपॉन 20 माइनस 10 फैक्टोरियल. यानी कि आंसर आएगा 20 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल. फॉर दिस मोमेंट में बस इसे यही छोड़ रही हूँ. हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. फाइनल आंसर तो कैलकुलेटर जिनके हाथ में है वो तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं. आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. अब एक अगला एग्जाम्पल लेते हैं. अब सपोज ये वाले बर्थडे पार्टी में 20 फ्रेंड्स में से 8 लोग घर पे ऑलरेडी चले गए हैं. नाउ देर आर ओनली 20 में से सिर्फ 12 बचे हुए हैं. तो हमारा टोटल नंबर ऑफ केसेस रिवाइज हुआ 12 में. पहले टोटल कितना था? 20. अब टोटल कितना है? 12. ऐसा क्यों? 8 लोग घर चले गए. आपको समझ में आ रहा है? हमारे ऑप्शंस चले गए. ओके अब अगर समझो 12 लोगों को आपको 10 चेयर्स पे बिठाना है तो आप सिनारियो कैसे फिट करेंगे? सो 12 यानी कि 12 p 10 करेंगे. द चेयर्स तो अभी भी 10 है. सो हाउ विल यू एग्जीक्यूट दिस? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 10 फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल क्योंकि इसका आंसर 2 आता है. सो इसे सॉल्व करेंगे. फाइनल आंसर भी हमारा फिलहाल 12 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल छोड़ रही हूँ. मैंने ऑलरेडी बोला हुआ है कि कैलकुलेटर पे ये बाद में कर लेंगे. फिलहाल कॉन्सेप्ट समझते हैं. सो ये हो गया मेरा. 8 लोग घर चले गए, 12 लोग बच्चे हैं, 10 लोगों को मुझे चेयर पे अरेंज करना है. सो आउट ऑफ 12 पीपल आई वॉज अरेंजिंग ओनली 10 एट अ टाइम. अब समझ लेते हैं कि मेरा टोटल रिवाइज हो चुका है 12 में. अब समझो बर्थडे पार्टी ख़त्म होने को आई है एंड कुछ बच्चों के पेरेंट्स भी आए हैं. सो 5 पेरेंट्स आए हैं समझो. अब इन 5 पेरेंट्स को देने के लिए इसमें से 5 चेयर्स आपने यूटिलाइज कर दिए. तो 5 चेयर्स तो चले गए. अब 12 जो बच्चे थे, ये जो 12 किड्स थे, अब उनको बैठने के लिए कितनी चेयर्स बाकी हैं? सिर्फ 5 चेयर्स बाकी हैं. तो अब मेरा टोटल भी रिवाइज हो रहा है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अरेंज भी रिवाइज हो रहा है. ऐसा क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ चेयर्स रिवाइज हुआ है एंड दैट इज़ द रीज़न नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स भी रिवाइज हुए हैं. सो अब अरेंज कितने करने हैं? अब अरेंजमेंट्स मुझे करनी हैं बस 5. सो NPR में रिवीजन होके आएगा 12p5. समझ में आ रहा है आपको? टोटल लोग कितने हैं और आपको अरेंज कैसे करना है और कितने में करना है उस पर डिपेंड करेगा कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं. सो 12p5 का आंसर कैसे आएगा? 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 माइनस 5 फैक्टोरियल यानी कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल. आ रहा है आपको समझ में? इट्स रियली नॉट दैट डिफ़िकल्ट. काफ़ी आसान है रादर ये.
हर बार आप कॉन्सेप्ट समझ के ले ले तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब एक अगला एग्जाम्पल दे रही हूँ। अब ये बर्थडे पार्टी ख़त्म हो गई समझो, है ना। अब स्कूल में कोई अवार्ड सेरेमनी है, स्कूल में अवार्ड सेरेमनी है, और ये जो अवार्ड है उसमें आपको 5 टी शर्ट्स देने हैं, 5 शर्ट देने हैं, समझो टी शर्ट्स देने हैं, और स्टूडेंट्स भी 5 हैं। सो अरेंजमेंट कैसे करना है? टोटल 5 टी शर्ट्स मुझे देने हैं टोटल 5 स्टूडेंट्स को। सो ये केस हो गया 5P5 का, याद आया। और NP5 का आंसर देखो क्या होता है, ये हमने पढ़ चुके हैं हम। ये देखो अदर 5P5 का आंसर क्या होगा, ये देखिए NPN इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल। सो 5P5 का आंसर किधर आएगा? 1 मिनट है गाइस। 5P5 का आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल। तो कैसे करेंगे 5 फैक्टोरियल? 5 × 4 × 3 × 2 × 1। यानी कि अगर 5 चीज़ें 5 तरीक़ों से अरेंज करनी है तो मेरा आंसर क्या आएगा? 5 फैक्टोरियल। 6 चीज़ें 6 तरीक़ों से अरेंज करनी है तो मेरा आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल। 10 चीज़ें 10 तरीक़ों से अरेंज करनी है तो मेरा आंसर आएगा 10 फैक्टोरियल। n objects, if I'm supposed to arrange in n ways, then I'm going to call that answer as n factorial. I hope this is absolutely clear, crystal clear. आ रहा है समझ में आपको? So n objects can be arranged among themselves. n objects can be arranged among themselves in n factorial ways. क्या बोला मैंने? n objects can be arranged among themselves in n factorial ways। मतलब क्या? अगला कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को ध्यान से देखेंगे और समझ के ही लिखेंगे। 3 दोस्त थे मेरे पास, A, B एंड C। मैंने बोला अरेंज कर दो भैया ABC को। टी शर्ट वाला एग्जाम्पल याद करो, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे अरेंज करेंगे ABC को। एक तो ये खुद ही हो गया ABC एक अरेंजमेंट, फिर करेंगे ACB, फिर करेंगे BAC, BCA, CAB, CBA। कितने तरीके हो गए? देयर आर 6 वेज। 3 चीज़ें अरेंज की मैंने 3 तरीक़ों से। वो केस होता है 3P3 का, क्योंकि टोटल भी मेरे पास 3 ही चीज़ें हैं और अरेंज भी मुझे 3 ही करनी है। 3P3 का आंसर हमेशा आएगा 3 फैक्टोरियल। ये देखो ऊपर पड़ा है, 5P5 का आया था 5 फैक्टोरियल, NPN का आएगा n फैक्टोरियल, एंड 3P3 का आएगा 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 3 × 2 × 1, यानी कि होता है 6 वेज। आई समझ में बात? सो 3 की जगह 4 लोग होते और मैं बोलती यार चारों को अरेंज करना आपस में, तो कितने तरीक़ों से बोलते आप? तो आप बोलते 4 चीज़ों को आपस में अरेंज करना है, तो उसका आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल। आ रही बात आपको समझ में? अब अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके समझ में आए हैं तो यहाँ पे एक सिंपल सा प्रॉब्लम सॉल्व करके देखते हैं। 1-2 मिनट रुक जाइए, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम था। क्वेश्चन नंबर 3 पर हूँ मैं। ये देखिए, मैं ज़रा ओके ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करके लिख लूँगी बाद में। चलो 3 में है। इन हाउ मेनी वेज 8 different, rather how many ways can 8 mangoes of different sizes be distributed among 8 boys of different ages so that the largest one is always given to the youngest boy? क्या करना है? देखो 8 मैंगोज़ हैं, देने भी कितने लोगों को है? 8 ही लोगों को देने हैं। आई होप आपके सामने नोट्स भी हैं। 8 मैंगोज़ आपको देने हैं, 8 लोगों में बांटने हैं। सो टोटल मेरे पास है 8 मैंगोज़, एंड देने हैं मतलब अरेंज करने हैं 8 मैंगोज़, क्योंकि बॉयज़ भी 8 है ना। सो मैंगोज़ हो गए 8 और बॉयज़ भी हो गए 8। सो ये एक्चुअली मैंगोज़ हैं जिन्हें मैं अरेंज करने वाली हूँ बॉयज़ के साथ। लेकिन प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन यहाँ ख़त्म नहीं होता, ये कंडीशन और दी हुई है, सो दैट द लार्जेस्ट वन is always given to the youngest boy. So जो सबसे बड़ा है ना, so out of
दोज मैंगोज जो सबसे बड़ा है, एक मैंगो जो है वो एक पर्टिकुलर बंदे को हम देने वाले हैं। मैंगो निकालने की कोशिश करती हूँ, ये एक पर्टिकुलर बंदे को दे दिया। जो सबसे बड़ा मैंगो है रादर वो सबसे छोटे वाले बच्चे को हम देने वाले हैं। तो अब मेरा काम कम हो गया है ना, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या किया कि मैंने एक बड़ा मैंगो ऑलरेडी पिकअप किया है और ये सबसे छोटा बच्चा है, रो देगा, उसको हम बड़ा मैंगो दे देते हैं। और अब जो बाकी का काम है वो आप कर देना। तो आपका काम कम हुआ कि नहीं हुआ? ऑब्वियसली कम हुआ, क्योंकि एक बड़ा मैंगो मैंने एक छोटे बच्चे को दे दिया और भगा दिया उसको। सो अब आपके पास रिवाइज्ड मैंगोज कितने हैं? आपका रिवाइज्ड टोटल मैंगोज कितना है? रिवाइज टोटल मैंगोज हैं आपके पास अब 7, क्योंकि ये मैंगो इसको देके तो भगा दिया मैंने। और रिवाइज्ड अरेंजमेंट्स भी कितने हैं? रिवाइज्ड बच्चे कितने हैं? रिवाइज्ड अरेंजमेंट्स टू बी मेड, बच्चे भी अभी कितने हैं? 7 ही हैं, क्योंकि ये मैंगो देके मैंने ऑलरेडी उसे भगा दिया है। तो अब 7 ही मैंगोज हैं एंड 7 ही बच्चे हैं। तो अब मेरा रिवाइज टोटल है 7 एंड रिवाइज अरेंजमेंट्स भी है 7। तो अब मेरा आंसर कैसे आएगा? NPR में फिट करो। टोटल होता है n यानी कि 7 और अरेंज करना है क्या? 7 7p7 यानी कि NPN के सिनारियो में आंसर हमेशा क्या होता है? n फैक्टोरियल। 7p7 कैसा सिनारियो है? 7p7 है n फैक्टोरियल वाला सिनारियो। n फैक्टोरियल यानी कि 7 फैक्टोरियल का आंसर कैसे आएगा? 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कीजिए कैलकुलेटर पे, कैलकुलेट में वेट करूँगी, मुझे बताइए। है आपके हाथ में कैलकुलेटर? बिना कैलकुलेटर पे के कोई भी लेक्चर्स नहीं देखेगा, नहीं तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। चलिए, आ रही बात समझ में आपको? इज इट 540 रादर 5040 5040 वेज आ रहा है आंसर आपका? आई होप दिस इज क्लियर। ये काफ़ी आसान है ना? 5040 वेज। देखिए हमारा आंसर मैच होता है क्या? हाँ जी, ये देखिए आ रहा है समझ में, है ना? क्वेश्चन नंबर जो अगला है 4 वो ऑलमोस्ट वैसा ही है। अब कोशिश करते हैं उसे भी सॉल्व करने की। चल, सो 4 आपको बताता है फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स दैट कैन बी फॉर्म्ड विथ 1 2 3 4 5 6 7, the digits in any number being all different and the digits in unit place being always 7। पहले तो क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए, मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है? ये देखिए मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये 7 डिजिट्स। You may pause it for the purpose of cleaning the screen. Circle. So, ये जो 7 डिजिट्स हैं उनके बनाने हैं ऐसे नंबर्स जिनमें 4 डिजिट्स हैं। सो 4 डिजिट के नंबर्स मुझे बनाने हैं, ठीक है? सो सातों के सातों लेके मुझे 7 डिजिट का नंबर नहीं बनाना है, 4 ही डिजिट का नंबर बनाना है, ठीक है? ओके, उसमें भी अगला कंडीशन ये है, ये देखिए सारे डिजिट्स क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। सो हर डिजिट मुझे चाहिए डिफरेंट, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। एंड द डिजिट इन यूनिट्स प्लेस होना चाहिए हमेशा 7। सो ये जो यूनिट्स प्लेस है उसमें होना चाहिए हमेशा 7। तो एक नंबर को ऑलरेडी काट दिया मैंने, जैसा पिछले वाले प्रॉब्लम में किया था। सबसे छोटे बच्चे को सबसे बड़ा आम दे दिया और भगा दिया और बोला बाकी का काम अब आप करो। तो आप जो काम करने वाले वो ऑब्वियसली कम हो गया और यहाँ पे भी वही होने वाला है।
विदाउट रिपीटिशन का केस है तो आंखें बंद करके आप परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? विदाउट रिपीटिशन का केस है तो आंखें बंद करके परम्यूटेशन यूज कर सकते हैं। तो रिपीटिशन का केस होने पर क्या करना है ये हम बाद में देखेंगे। फिलहाल दिया है रिपीटिशन अलाउड नहीं है। सो अब ये यूनिट्स प्लेस का बंदोबस्त निकल गया है ना। अब देखो, मेरा ओरिजिनल टोटल था 7 चीज़ों को अरेंज करना। अदर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट अवेलेबल थे 7 और अरेंज करने थे 4। लेकिन ये काम मैंने कम करा दिया ना कि 7 को मैंने अरेंज करके दे दिया कि यहाँ हमेशा 7 ही होगा। तो अब रिवाइज टोटल क्या होगा? रिवाइज टोटल आएगा आपका 6 एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अरेंज्ड भी आएंगे 3। तो अगर कंडीशन नहीं दिया होता तो हम आंसर लिखते 7p4 और जो कि कंडीशन दिया है अब आंसर लिखेंगे 6p3 क्योंकि काम कम हो गया। सॉल्व कैसे करेंगे? हाउ विल यू सॉल्व NPR? NPR क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस क्या होता है? r फैक्टोरियल। तो ये आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, यानी कि 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को कुछ ऐसे लिखेंगे कि सिंप्लीफिकेशन में मदद हो जाए। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू करने की ज़रूरत नहीं, इधर 3 फैक्टोरियल लिखूंगी। अपॉन फिर से आएगा 3 फैक्टोरियल, काट दीजिए। क्या आएगा आंसर? 6 5 ज़ा इंटू 4 इज इट 120 वेज? करेक्ट। चले अब इसे लिखना सीखते हैं। ये सॉल्व करना सीख लिया। अब ये जो चीज़ें हैं ना, ये कुछ लिखनी पड़ती है एग्ज़ाम में, जो मुझे पता है बहुत क्रिएटिव या प्रोडक्टिव काम नहीं होता, बट बिना उसके एग्जामिनर मार्क्स नहीं देगा। सो हमें वो लिखना होता है। इफ़ इट इज़ आस्क्ड फॉर मोर देन लाइक अगर MCQs में नहीं पूछा तो आपको लिखना पड़ेगा। तो इसे हम लिखते कैसे हैं? सिंस 7 इज ऑलरेडी placed at units place we have only 6 numbers to arrange. We have only 6 numbers to arrange. Therefore n is equal to 6. Rather we have only 6 numbers. अरेंज नहीं बोलना, आप टोटल बोलना। वी हैव 6 नंबर्स इन टोटल। ऑल्सो नंबर ऑफ प्लेसेस अवेलेबल आर इक्वल टू 3। क्यों? यहाँ पे ये यूनिट्स प्लेस क्या हो गया? कंज्यूम हो गया। तो प्लेसेस कौन सी बची? ये है टेन्स प्लेस, म्हणजे मराठीमध्ये दशकाची जागा। ये हो गया हंड्रेड्स प्लेस, म्हणजे मराठीमध्ये शतकाची जागा। और ये हो गया थाउजंड्स प्लेस, म्हणजे मराठीमध्ये सहस्त्रकाची जागा। सो थाउजंड्स प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस एंड टेन्स प्लेस, ये तीन ही प्लेसेस बचे हैं। सो देयरफॉर required number of ways is equal to क्या आएगा? 6p3, जिसे मैंने क्या किया है यहाँ पे सॉल्व करके बताया है, जिसका आंसर हमारा आया है 120 ways। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। इट्स वेरी इजी। क्या हुआ था? 7 ऑलरेडी भगा दिया क्योंकि वो मैंने यूनिट्स प्लेस पे ऑलरेडी एडजस्ट किया था। सो टोटल में से 1 कम हो गया और प्लेसेस में से 1 कम हो गया। रिपीटिशन अलाउड नहीं था तो मैंने ऑलरेडी क्या बोला था? यू कैन वेरी इजीली यूज परम्यूटेशंस एंड देन दिस इज़ द अप्रोच टू सॉल्व दिस। आई बात समझ में? आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके, लेट्स गो अहेड नाउ। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं समझाऊंगी आपको कि रिपीटिशन अगर अलाउड होता तो क्या होता, ये केस हम एक डिस्कस करने वाले हैं।
सो डिजिट्स अभी भी हमारे पास इतने ही हैं। अब फिलहाल में इमेजिन कीजिए कि कोई कंडीशन नहीं दिया है कि 7 को कहीं अरेंज करना है, कहीं नहीं करना है, कि इतना ही दिया है कि ये इतने डिजिट्स हैं और 4 डिजिट का नंबर बना दो, रिपीटिशन अलाउड है। अगर रिपीटिशन अलाउड होता है तो देखो क्या मैजिक बनता है। तो यहाँ पे भी 7 ऑप्शंस अवेलेबल होंगे व्हेन आई विल डू इट, जब मैं अरेंज करूँगी। यहाँ पे भी 7 होंगे, यहाँ पे भी 7 ऑप्शंस होंगे एंड यहाँ पे भी 7 ऑप्शंस होंगे। मतलब क्या? अगर यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया तो फिर यहाँ 6 आ सकता है कि नहीं आ सकता है? आ सकता है। यहाँ पे अरेंज करते वक्त आई हैव 7 ऑप्शंस अवेलेबल, जो कि है यूनिट्स प्लेस। यहाँ पे ऑप्शंस करते वक्त फिर से जो टेंस प्लेस है, फिर से मेरे पास 7 ऑप्शंस अवेलेबल है। यहाँ पर भी फिर से 7 ऑप्शंस अवेलेबल है और यहाँ पे भी 7 ऑप्शंस अवेलेबल है। व्हेन द रिपीटिशन इज अलाउड, हम इसका आंसर लिखेंगे 7⁴, वेयर इज 7 इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल, एंड 4 आर द वंस जो मुझे करने हैं अरेंज्ड। उस केस में मैं आंसर लिखूंगी 7⁴, क्योंकि हर केस में 7 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। 7 × 7 × 7 × 7, ये ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। अगर इसको एग्जीक्यूट और कैसे करेंगे, एग्जीक्यूशन और अच्छे से समझते हैं। सपोज 7 डिजिट्स हैं और 3 डिजिट का एक नंबर दिया है, रिपीटिशन अलाउड है, तो आप कैसे लिखेंगे? अब कितनी चीज़ें, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने अवेलेबल हैं? 7। ये देखिए, इसी को कोरिलेट कीजिए। 7 नीचे ही रहेगा एंड नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज आएगा सर पर। तो कितने अरेंज करने हैं मुझे? 3। आया कि नहीं? फिर से 7 ऑप्शंस × 7 ऑप्शंस आया समझ में? यहाँ पे ना क्रक्स में एक एंड और की एक कंडीशन होती है। एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस मुझे साथ में सेटिस्फाई करने हैं, और का मतलब होता है दोनों में से एक सेटिस्फाई हो गया तो चलेगा। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सपोज आपकी स्टूडेंट्स पेरेंट्स मीटिंग में मैंने ये लिख दिया कि यू कैन कम विथ योर मॉम और डैड, तो क्या होना चाहिए? दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, चलेगा। मॉम और डैड दोनों में से एक चल जाएगा। और अगर वर्सेस मैंने लिख दिया दैट यू मस्ट कम विथ योर मॉम एंड डैड, इसका मतलब है आपने मॉम एंड डैड को, दोनों कंडीशंस क्या होने चाहिए? साथ में सेटिस्फाई होने चाहिए। आई होप दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल इज क्रिस्टल क्लियर। और का मतलब होता है दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो चलेगा, और एंड का मतलब होता है दोनों के दोनों साथ में सेटिस्फाई हो गए तो ही चलेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? इसका मतलब है दोनों कंडीशन साथ में चाहिए मुझे कंपल्सरीली, तो मुझे एंड यूज करना पड़ेगा। और एंड को इंडिकेट करते हैं परमिटेशन, कॉम्बिनेशन एंड इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी बाय यूजिंग इनटू, यानी कि मल्टीप्लिकेशन। अब मुझे एग्जिस्टिंग कंडीशन में यहाँ पे 7 ऑप्शंस अवेलेबल थे फॉर यूनिट्स प्लेस, टेंस प्लेस, हंड्रेड्स प्लेस। फिर से टेंस प्लेस में भी 7 ही ऑप्शन अवेलेबल थे और टेंस प्लेस में भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, बिना उसके 3 डिजिट का नंबर कंप्लीट ही नहीं होगा। आई अरेंज्ड something at units place and at tens place and at hundreds place, तो मुझे बीच में करना पड़ेगा into, so that will go 7 × 7 × 7 as an answer, और हमारे सिंपल अप्रोच में आएगा 7³ आया समझ में? तो लिखेंगे कैसे? सिंस रिपीटिशंस आर अलाउड फॉर ईच प्लेस ऑफ यूनिट्स, tens and hundreds place, we have 7 options available each, and therefore the number of ways are equal to 7 × 7 × 7, that is equal to 7³ and the final answer will be जो भी आप कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे? Since repetition is allowed, we have 7 ways or 7 options, ways लिख सकते हैं, ways to select
units, tens and hundreds place each लिखना बहुत ज़रूरी है हर एक के लिए साथ. Therefore required number of ways is equal to 7 into 7 into 7. क्या होता है बाय द वे? याद है? इस 343 7 क्यूब 343 ways. आई होप दिस इज़ क्लियर. आपको समझ में आया है. एक और केस लेके समझा देती हूँ यही चीज़. सो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 इस बार समझो 7 एंड 8 इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं एंड 4 प्लेसेस हैं. कोई कंडीशन नहीं है तो रिपीटिशन नॉट अलाउड के केस में क्या करेंगे? नॉट अलाउड है तो हम क्या करते हैं? परमिटेशन यूज़ करते हैं. सो टोटल कितने अवेलेबल है मेरे पास? 8. अरेंज कितने करने हैं? 4. मतलब नंबर ऑफ वेज वी कैन, नंबर ऑफ ऑप्शंस वी कैन एग्जीक्यूट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम कितने हैं? 4. तो NPR के हिसाब से आंसर आएगा 8P4. करेक्ट. और अगर रिपीटिशन अलाउड है तो आंसर क्या आएगा? 8⁴. वही ये वाला लॉजिक हो जाएगा. 7 यानी कि 8 विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल एंड 4 विल बी द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू बी अरेंज्ड एट अ टाइम. सो 8⁴. आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर. आपकी अच्छे से समझ में आया है. रिपीटिशन अलाउड वर्सेस रिपीटिशन नॉट अलाउड. So for the remaining problems I'll be recording next video.